दूसरी जंग अज़ीम लगी हुई थी, बहुत सारे जो आदमी थे वो मर रहे थे और कई ज़ख्मी भी हो रहे थे। अब ज़ख्मियों को उठा कर अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता, तो वहाँ पर अस्पताल में एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर हेंड्रिक्स, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो ज़ख्मियों को अद्वियात देते और उनका दर्द क्या हो जाता, दूर हो जाता। वक्त के साथ साथ ऐसा होता गया कि मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती गई और दवाइयाँ जो थी वो कम होती गई। और एक ऐसा वक्त आया कि जब सारी की सारी जो उनके पास अवेलेबल स्टॉक था मेडिसिन्स का वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब डॉक्टर इंतहाई ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम इंजेक्शन किस तरह लगाएंगे और किस तरह मरीज़ों का इलाज करेंगे। तो डॉक्टर हेंड्रिक्स ने उनको सिर्फ धोखे में रखने के लिए क्या किया कि साल्ट के, नमक मिला जो पानी है, साल्टी वाटर, उसके इंजेक्शन बनने शुरू कर दिए और वो मरीज़ों को लगाने शुरू कर दिए। अब उसने देखा कि मरीज़ क्या हो गए, वो वक्त के साथ साथ बेहतर होते गए। उनकी जो रिकवरी का रेट था वो बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा कि असल मेडिकेशन के साथ था। अब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई, डॉक्टर हेंड्रिक्स वापस गए। उन्होंने जाके इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि ये क्या बला थी कि बिल्कुल मैंने उन्हें एक फ़ेक मेडिसिन दे दी, लेकिन फिर भी वो क्या होते गए, सही होते गए। तो इस नतीजे के ऊपर वो पहुँचे कि हुआ क्या था कि लोग इसको ठीक समझ रहे थे और असल दवाई समझ के ले रहे थे। ये थे ये हमारे पास पहली बात, पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया हमारे पास हार्वर्ड स्कूल है, डॉक्टर जे कैप्चिक ने एक्सपेरिमेंट किया। 262 लोगों के उसने 3 ग्रुप बना दिए डॉक्टर साहब ने। उन 3 ग्रुप्स में उसने क्या किया कि पहला ग्रुप ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब पहला जो ग्रुप था उसमें उसने ऐसे लोग रखे सारे के सारे कि जिनको क्या था कि डायग्नोसिस की जाती थी, जिनके साथ सिर्फ बातचीत की जाती थी। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे उन तमाम के तमाम मरीज़ों को सर के दर्द की कोई प्रॉब्लम थी, सर दर्द के लिए। अब जो पहला ग्रुप बनाया गया तो उसमें वो सिर्फ क्या करते थे कि सिर्फ डायग्नोसिस करते थे। डायग्नोसिस कहते हैं जाके सिर्फ बातचीत करते थे, उन्हें लिस्ट पकड़ा देते थे कि अपना नाम लिखें, अपने फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप वो लिखें, आप पूरा दिन किस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह आप पूरा का पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं। ये तमाम किस्म के उनके साथ क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं। तो ये था पहला ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप क्या था कि दूसरे ग्रुप के साथ वो बातचीत भी करते और साथ उसे एक गोली भी दे देते, एक शुगर की गोली। ये बात देखिएगा, उसे शुगर की टैबलेट देते, ओरिजिनल नहीं। अब ये फेक टैबलेट जब देते हैं उन्हें तो वो ठीक होना शुरू हो गए। अब उसके बाद तीसरा ग्रुप हमारे पास था। तीसरा ग्रुप में क्या था कि वो डायग्नोसिस तो करते साथ साथ, और डायग्नोसिस करने के साथ उन्हें क्या देते, ओरिजिनल टैबलेट जो थी उस बीमारी की, सर दर्द की जो ओरिजिनल टैबलेट थी वो उसे साथ साथ देते। अब तीनों ग्रुप में उन्होंने रिकवरी रेट को देखा कि कौन से ग्रुप में ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं। पहले ग्रुप में से 100 में से 28 लोग ठीक हो गए। ये बात नोट करने वाली है कि सिर्फ बात करने से, सिर्फ डायग्नोसिस करने से 28 लोग क्या हो गए, रिकवर हो गए। जब दूसरा ग्रुप देखते हैं तो दूसरे में से 100 में से 44 लोग क्या हो गए, रिकवर हो गए, जिनको उन्होंने डायग्नोसिस तो की, जिनके साथ बातचीत तो उन्होंने की थी, लेकिन उन्हें जो दवाई दी थी वो क्या थी, वो गलत थी, वो फेक मेडिसिन थी। लेकिन उन्हें यही पता था कि ये कौन सी मेडिसिन है, ये ओरिजिनल मेडिसिन है। तो 100 में से 44 लोग बिल्कुल क्या हो गए, रिकवर हो गए। जो थर्ड वन हमारे पास ग्रुप है जिन्हें उन्होंने डायग्नोसिस तो किया साथ और साथ ओरिजिनल मेडिसिन दी थी। उन्होंने देखा 100 में से सिर्फ 62 क्या हुए हैं, रिकवर हुए हैं। मेरे नज़दीक ये 44 और 62 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 62 जो रिकवरी रेट यहाँ पे था वो ओरिजिनल मेडिसिन के साथ था। और हमारे पास ये बी ग्रुप में 44 लोग जो ठीक हुए हैं ये बगैर किसी मेडिसिन के है, सिर्फ उनके बिलीफ की वजह से, सिर्फ उनके इस यकीन की वजह से कि वो क्या कर रहे हैं, वो दवाई ले रहे हैं। उनका रिकवरी रेट तकरीबन उनके क्या था, बराबर था। अब इस इफेक्ट को क्या नाम दिया गया, इस इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया गया। कि अगर प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है कि हमारी दिमाग की एक कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, हमारे दिमाग की एक ऐसी हालत होती है जिसमें हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी रिकवरी के लिए हो रहा है, वो हमें ठीक करने के लिए हो रहा है, और हमारा जो इलाज हो रहा है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, और हम में ये अहलियत है कि हम ठीक हो सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट की जो टर्म पहली दफ़ा जो यूज़ हुई थी, ये एक बुक है, बुक का नाम है व्हाट इज़ द प्लेसिबो। अब इस बुक व्हाट इज़ द प्लेसिबो बुक के जो राइटर हैं उनका 22 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट हो गया। अब जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो अब उनकी जिस्म की तकरीबन 22-23 हड्डियाँ जो थी वो टूट गई, जिसमें उनकी कमर की हड्डी भी थी, शामिल थी।
अब डॉक्टर्स ने इस बात की उन्हें उम्मीद जाहिर कर दी थी कि वो शायद ही पूरी ज़िंदगी में अब अपने पाँव पे खड़े हो सकें या चल सकेंगे। अब वो उन्होंने परेशान, अब वो जो शख्स था, राइटर जो है बुक के, वो बड़े परेशान हुए। अब वो लेटे हुए थे बेड के ऊपर, उनका इलाज क्या था, जारी रहा। अब उन्होंने खुद ब खुद ये सोचना शुरू कर दिया, ये समझना शुरू कर दिया कि वो इंतहाई ज़्यादा जल्दी क्या हो रहे हैं, वो रिकवर हो रहे हैं। उन्होंने इस बात को, हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि वो अब रिकवर होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन उन्होंने खुद समझना शुरू कर दिया कि वो ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। उन्होंने यही बात अपने जहन में बिठा ली और जनाब जी अगले 3 महीनों के अंदर ये मोजज़ा हो गया कि वो अपने टांगों के ऊपर खुद खड़े हो गए। बात क्या थी कि हम उनके जब कभी हम अपने दिमाग को किसी भी चीज़ के बारे में एग्री करते हैं या हम ये बात करते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, चाहे वो हम कर रहे हों या हम वो काम ना कर रहे हों, हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं इस पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देने का मेरा मकसद क्या है, इस प्लेसिबो इफ़ेक्ट को समझाने का मकसद ये है कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट को आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, योर पैशन, योर फील्ड। आप किसी भी चीज़ के रिगार्डलेस, मतलब बिला लिहाज किसी भी चीज़ के इस इफेक्ट को कामयाब होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप बॉस हैं, या चाहे आप ट्रेनर हैं, या आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने अंडर लोग जितने भी काम कर रहे हैं, अगर उनसे आप बेहतरीन रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट आपके लिए एक बेहतरीन इफेक्ट साबित हो सकता है और आपको एक ट्रेनर और या एक आपको ग्रेट लीडर बना सकता है। इस इफेक्ट में होता है कि आपने झूठा यकीन पैदा कर देना है किसी शख्स में कि वो काम कर सकता है, वो चाहे फिर आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हों, चाहे आपके नीचे काम करने वाले शख्सियात हों। अगर आप उनमें ये यकीन पैदा कर देते हैं कि वो काम कर सकते हैं तो यकीन माने वो काम आराम के साथ कर लेंगे, उन्हें वो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल उसी फेक मेडिसिन की तरह कि जब लोगों को दी गई तो लोगों ने क्या समझा, ये ओरिजिनल मेडिसिन और वो क्या हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं, और वो ठीक हो गए। अगर इस इफेक्ट को आप अपने बच्चों पे यूज़ करते हैं, आपका बच्चा आपको काम नहीं कर रहा, वो लापरवाह है, वो पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो है। मेरे पास कई इस किस्म के केसेस आए हैं, वालिदैन आके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा बच्चा बिल्कुल ज़ीरो है, मेंटली तौर पर डल है, काम इसे जो भी करवा दिया जाए ये बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने उन पर सिर्फ ये इफेक्ट अप्लाई किया और मैंने रिजल्ट निकाले। ये कोई मुबालगा आराई वाली बात नहीं है। इस सक्सेस फार्मूला मैं जो आपको बताने लगा हूँ, ये फार्मूला आप अपने बच्चों पे अप्लाई करके देख लें। अगर आपको रिजल्ट ना आए तो मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे आके मैं इस बात का जवाब दूंगा आपको। सक्सेस फार्मूला क्या है? 3 टाइम्स अप्रिशिएशन ऑफ योर चाइल्ड। आपका बच्चा अगर काम नहीं कर रहा, आपने उसे कोई ऐसा टारगेट देना है, कोई ऐसा काम करना है जो आपको यकीन हो कि वो आराम के साथ कर लेगा, बगैर किसी मुश्किल के वो टारगेट को अचीव कर लेगा। आपने उन्हें टारगेट दे दिया, उस बच्चे ने काम आपको करके दिखा दिया, आपने उसे क्या करना है? अप्रिशिएट करना है। आपने उसे बगैर किसी वजह के दिन में अप्रिशिएट करना है। उसे कभी ये बात नहीं करनी कि तुम डल हो। अगर डल बच्चे को आप ये कहेंगे कि वो डल है, असल बात ये है कि वो डल, हकीकत में डल कोई बच्चा होता नहीं, हालात की वजह से या उनकी सराउंडिंग जो होती है या माहौल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाता है। कि आपने डल बच्चे को डल नहीं कहना, क्योंकि डल बच्चे को अगर आप वाकई ये कहना शुरू कर देंगे कि वो ये काम नहीं कर सकता तो वो काम वो कभी करने के काबिल नहीं होगा। तो आपने दिन में 3 दफ़ा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना है बगैर किसी वजह के, और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। 1 महीने के अंदर आपका बच्चा ग्रूम करता नजर आएगा। अगर ये वाला इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता, मतलब कि आप ये इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर काम नहीं करता, तो फिर उसके लिए हम फर्दर कोई आपको टिप देंगे। अब असल बात यहाँ पे जो मिसाल देने लगा वो हमारे पास है जी थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता। अब ये हमारी जो लाइटनिंग की दुनिया है सारी की सारी, ये किसकी हमारे पास मरहुन्ने मिन्नत है, वो थॉमस एडिसन की है। क्योंकि थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले बल्ब बनाया था, जिसने लाइट का हमें एक सोर्स दे दिया था बल्ब बनाकर, थॉमस एडिसन के बचपन की मैं आपको बायोग्राफी थोड़ी सी इसकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। थॉमस एडिसन अपने बचपन इंतहाई ज़्यादा एक डल स्टूडेंट था। डल को मैं आप कह लें जी पंजाबी में लल्ला कह लो, बिल्कुल वो डल था, उसे किसी चीज़ का नहीं पता था, अलिफ बे की उसे किल्ली नहीं आती थी जी, बिल्कुल ज़ीरो।
मेंटली तौर पे, ना उसे पढ़ना आता था अच्छी तरह से, ना उसे लिखना आता था। जिस स्कूल में जाता था प्रिंसिपल साहब अब बिल्कुल उससे तंग आ गए और उसकी माँ को खत लिख के भेज दिया कि आपका बच्चा जो है हमारे स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं हैं कि जो सिर्फ आपके बच्चे के ऊपर इतने ज़्यादा तवज्जो कर सकें, आपके बच्चे के ऊपर क्या कर सके, बहुत ज़्यादा फोकस कर सकें। उन्होंने लेटर पकड़ाया थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन इतना, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल डल था, उसे वो लेटर पढ़ना ही नहीं आता था। उसने क्या किया, एज इट पकड़ा जाके अपनी माँ को पकड़ा दिया कि ये लेटर है, ये प्रिंसिपल साहब ने दिया। उन्होंने कहा था कि अम्मी को जाके दे दें, उन्हें समझ आ जाएगी मैं क्या मैंने कहा है। तो उन्होंने जाकर अपनी वालदा को दिया। वालदा ने लेटर पढ़ा। लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चे को हम अपने स्कूल में फर्दर यहाँ पे नहीं रख सकते, इसे नहीं पढ़ा सकते। अब जब उसने पूछा थॉमस ने अपनी वालदा से कि अम्मी इन्होंने क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल ने, तो उन्होंने उन्हें क्या कह दिया, उन्होंने जवाब दिया, प्रिंसिपल ने कहा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन है, तो इसीलिए हमारे पास उस बच्चे के लेवल के टीचर्स नहीं हैं, इतने अच्छे हमारे पास टीचर्स नहीं हैं कि आपके बच्चे, आपके इतने ज़्यादा ज़हीन बच्चे और इंटेलिजेंट बच्चे को वो पढ़ा सकें। आप ऐसा करें, इसको इससे बेहतर स्कूल में कहीं पे एडमिशन दिलवा दें। ये बात मैं आपको फिर कह रही हूँ, प्लेसिबो इफेक्ट ही वो यूज़ कर रही है उसकी माँ यहाँ पे, कि उसमें झूठा यकीन इस बात का पैदा कर रही है कि वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इनफैक्ट वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। अब ये वही शख्स है, जब उसने ये इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, वक्त के साथ साथ करती रही, उसे अप्रिशिएट करती रही उसकी माँ, उसे बगैर किसी वजह के अप्रिशिएट करती रही। वक्त गुजरता गया, एक टाइम ऐसा आता है कि अब साइंस की आप देखें, कई ये इनकी जो बायोग्राफी को आप डिटेल में पढ़ें तो तकरीबन 1300 इन्वेंशंस हैं जो एडिसन ने की हैं, और 1300 इन्वेंशन में से तकरीबन 250 इन्वेंशंस ऐसे हैं जिसे हम प्रोडक्टिव इन्वेंशंस कह सकते हैं। बायो में टर्म यूज होती है प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जिससे दूसरी थ्योरीज बन सकती हैं, नए आइडियाज हमारे जहन में आ सकते हैं। तो 250 जो इनकी इन्वेंशंस हैं वो क्या है, प्रोडक्टिव इन्वेंशंस हैं, जिनसे दूसरे साइंटिस्ट ने एक लीड लेके, एक नए कंसेप्ट लेके आगे और इजाजत की हैं। तो जब एक एडिसन जैसा डल बच्चा प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से बेहतरीन काम कर सकता है, दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? आपके बच्चे में क्या कमी है? आपका बच्चा क्यों दुनिया का अजीम इंसान नहीं बन सकता? क्यों दुनिया को लीड नहीं कर सकता? अगर यकीन माने आपके बच्चे में कोई फॉल्ट है, वो ज़हनी तौर पे अगर डल है, वो लापरवाही करता है, वो काम नहीं करता, उसको आप कभी ये बात ना कहें कि वो कमज़ोर है, वो कुंद ज़हन है, वो पागल है, उसको दूसरों के साथ